सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज जो इस वक्त की आ रही है, बड़ी खबर जो बॉम्बे हाई कोर्ट से निकल कर आ रही है उसके बारे में बता देते हैं। आर्यन खान के केस में जमानत पर जो सुनवाई चल रही थी वो आज फिर टल गई है। अब आर्यन खान को कल तक बेल नहीं मिलेगी। कल दोपहर 2 बजे फिर से सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में सुनवाई कल तक के लिए टल गई है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। एक और रात अब आर्यन खान को आर्थर रोड जेल पर गुजारनी होगी। इसके साथ ही साथ कल क्या होने वाला है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। मुनमुन धामेचा के जो वकील हैं उन्होंने अपनी जरा पूरी नहीं करी है। उसके बाद फिर एनसीबी को भी मौका मिलेगा कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि किस तरीके से जो पिछले 2 दिनों से लगातार जो यहाँ पर जिरा चल रही है, जो आर्यन खान के जो पूरा जो मामला है, बेल की जो लड़ाई चल रही है, जो आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मुकुल रोहतगी, इन्होंने कल काफी लंबे समय तक आर्यन खान के पक्ष में अपनी बात रखी और उसके बाद ये आपने आज देखा कि किस तरीके से जो दूसरा इसके अंदर जो आर्यन खान के दोस्त भी हैं वो उनके जो वकील हैं उन्होंने आज अपनी बात रखी। अब तीसरी जो आरोपी हैं मुनमुन धामेचा, उनके वकील कल अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अपनी सहयोगी शिवानी मिश्रा के पास। शिवानी, सिद्धांत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनुज भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पर सबसे पहले शिवानी मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप कोर्ट रूम में अंदर थी, क्या क्या आज बड़ी बातें रही पूरे इस पूरे मामले में और कल क्या अब होगा? देखिए, फिलहाल मैं एक बात सबसे पहले यहाँ बताना चाहूंगी कि आज जो कोर्ट का रंग था, जो माहौल था, वो काफी ज्यादा अलग था कल से। मुकुल रोहतगी जो कल के दिन काफी ज्यादा काम, हंसमुख, एक बहुत ही शांति रूप से अपने सारे प्रकरणों को, अपने सारे आर्ग्यूमेंट्स को रख रहे थे। आज वो बहुत ही कम वक्त के लिए बोले, पर काफी ज्यादा एग्रेसिवली उन्होंने बात की। कहीं ना कहीं नाराजगी थोड़ी सी नजर आ रही थी कोर्ट रूम के अंदर। अधिकतर जो समय था वो अमित देसाई द्वारा साइड किया गया था कोर्ट में, जहाँ अमित देसाई जो कि अरबाज मर्चेंट के लिए पेश कर रहे थे अपने आप को, उन्होंने सारी आर्ग्यूमेंट्स रखी। लेकिन उसमें भी आर्यन और अरबाज से कनेक्शन को लेकर लगातार बातें हो रही थी। और जैसे ही मौका मिलता है, जैसे ही अमित देसाई की सारी आर्ग्यूमेंट्स खत्म होती है, हाथ में मुकुल रोहतगी नजर आते हैं कोर्ट के अंदर, जहां पर वो कई सारे अलग अलग केसेस को आज बिना साइड किए, महत्वपूर्ण रूप से सिर्फ आज उन्होंने एक ही केस जजमेंट जो है एनडीपीएस एक्ट का, वो साइड किया कोर्ट के अंदर। लेकिन उन्होंने साफ साफ अपनी बातों पर अड़े रहे कि आर्यन के पास से कुछ भी जब बरामद नहीं हुआ है तो केस नहीं बनता, और जब केस नहीं बनता तो उन्हें बेल मिलनी चाहिए। सीधे सीधे कई सारी एनडीपीएस की धाराओं को उन्होंने गिनाते हुए बताया कि बेल उन्हें क्यों मिलनी चाहिए। उन्होंने आज दोबारा जिस तरह से कल कोर्ट के अंदर उन्होंने कहा कि जिन अन्य लोगों के पास से जो ड्रग्स की क्वांटिटी मिली है वो आर्यन से जुड़े हुए नहीं है, आर्यन का उनसे कोई कनेक्शन नहीं है, आर्यन उन्हें जानते भी नहीं थे, इसलिए आर्यन को बेल मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो मुख्य रूप से बात कोर्ट के अंदर मिस्टर रोहतगी द्वारा बताई गई थी वो थी इस पूरे प्रकरण के अंदर 2 अन्य अक्यूज जिन्हें की मुंबई के सेशन कोर्ट में आज जमानत मिल गई है। बता दें कि सीधे सीधे काफी ज्यादा लाउड टोन में मुकुल रोहतगी ने साफ साफ ये कहा कि ये जो 2 अन्य व्यक्ति हैं, जो 20 अरेस्टेड लोगों में से माने जा रहे हैं, इन्हें 2 तारीख को ना ही अरेस्ट किया गया, उनके पास ड्रग्स थे। 3 तारीख को उन्होंने पूरी क्रूज के अंदर पार्टी एंजॉय की। जब वो मुंबई दोबारा लौटे उसके बाद उनके स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया और लौटने के बाद भी उनके पास से एक स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स बरामद हुए, जिसे उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और इनका कोई कनेक्शन आर्यन खान के साथ नहीं भी है, फिर भी उन्हें मुंबई के सेशन कोर्ट से जमानत मिलती है। तो आखिर आर्यन खान, जिनके पास ना ही कुछ बरामद हुआ है, ना ही जिन्हें किसी चीज की जानकारी थी कि अन्य लोग जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास कौन सा और कितनी क्वांटिटी में ड्रग्स हैं, उनकी बेल को क्यों अटकाया जा रहा है। ये सारे प्रकरण जो थे वो सीधे सीधे आज कोर्ट के अंदर सुनवाई के दौरान हमें। ठीक है शिवानी, बने रहिए हमारे साथ। फटाफट आपको सुनवाते हैं कि लॉयर ने, जो वहां पर मौजूद थे वकील, उन्होंने बाहर आके इस पूरी जो आज भी, कल से देखिए पूरा ये कार्यक्रम शुरू हुआ था जमानत पर, जो बेल पर जो सुनवाई चल रही है, आज क्या क्या हुआ उन्होंने भी आके बताया। फटाफट सुन लेते हैं। The sections leveled against me as well as Mr. Aryan Khan as well as Arbaz Merchant, ये तीनों के ऊपर जो भी सेक्शंस लगे हुए हैं वो सेक्शन सबके कॉमन है और अरेस्ट के टाइम पे भी यही सेक्शंस पुट अप हुए थे।
इंक्लूडिंग सेक्शन 35 जो कि मेंटल स्टेट की बात करता है। उसके बाद आगे जब रिमांड कैरी ऑन हुआ है तब इन्होंने सेक्शन 29 इन्वोक किया है, जो कि कम्प्लीटली अनजस्टिफाइड है, क्योंकि सेक्शन 29 जो है वो एनडीपीएस का वो कंप्लीट नहीं है अब हमारे सबमिशन में, और इसीलिए हमने आज कोर्ट को भी ये रिक्वेस्ट किया है कि 29 सेक्शन के ऊपर कुछ ऑब्जर्वेशन आना जरूरी है, क्योंकि 29 सेक्शन जो है वो सिर्फ कॉन्स्पिरेसी की बात करता है, लेकिन किस तरह की कॉन्स्पिरेसी, स्मॉल क्वांटिटी की, इंटरमीडिएट की या कमर्शियल के लिए, उसके बारे में ये साइलेंट है। ये तो आपने वकील को भी सुना, शिवानी भी आपको विस्तार से बता रही थी कल आज किस तरीके की पूरी बहस हुई। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है और सिद्धांत के पास चलते हैं, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या कल होने वाला है। आप साथ में भी देख रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। कल जो सूत्र हमें बता रहे हैं, पहले तो मुनमुन धमेचा के जो वकील हैं वो करीब 20 मिनट तक अपनी बात को पूरा रखेंगे। उसके बाद 45 मिनट का समय सूत्र बता रहे हैं एनसीबी लेगी अपना जो पक्ष रखने में, जो बचाव पक्ष की जब पूरी जिरा खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एनसीबी बात करेगी, और उसके बाद फिर देखना होगा कि अगर उसमें कुछ एडिशनल बात कहनी है मुकुल रोहतगी को या देसाई साहब को या मुनमुन धमेचा के वकील को, फिर उनको भी समय मिलेगा। इस सब के बाद कल फिर यह देखना होगा कि जो आर्यन की जमानत पर फैसला आ सकता है। सिद्धांत, दो बड़ी बातें जो हैं कल के लिए, अब क्योंकि सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं छुट्टी पर, कोर्ट को छुट्टी पर जाने से पहले, अगर कल और परसों तक इस पे पूरी बहस खत्म नहीं हुई, जज को टाइम नहीं मिला पूरा तरीके से सोचकर अपना फैसला लिखने का, तो उनके लिए मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। जी बिल्कुल अंकित, देखिए आज जितने भी आर्ग्यूमेंट हुए हैं या कल भी जो हुए थे वो बहुत ही प्रिसाइज रखे गए थे, क्योंकि हाई कोर्ट है इसलिए पूरा दिन आर्ग्यूमेंट के लिए नहीं मिल सकता, और भी मैटर्स बोर्ड पे लगे होते हैं, लिस्टेड होते हैं, इसलिए बहुत प्रिसाइज तरीके से आज भी अमित देसाई ने आर्ग्यू किया। और कल जो है मुनमुन धमेचा के जो वकील हैं वो आर्ग्यू करेंगे, उसके बाद एनसीबी अपना पक्ष रखेगी। जहां तक मैं जानता हूं एनसीबी की जांच के बारे में, तो सेशंस कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद जांच में एज सच कोई नया मोड़ नहीं आया है एनसीबी की जांच में, क्योंकि तमाम विवाद हो गए, विवादों में समीर वानखेड़े खुद गिर गए, उनकी टीम गिर गई, इस वजह से जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया है। तो मेरे हिसाब से जो कल सबसे स्ट्रांग पॉइंट एनसीबी की ओर से रखा जाएगा वो कोर्ट को प्रभाकर सहल के एफिडेविट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे एक विटनेस जो है वो एक्सपोज हो चुके हैं, और अगर इनको बेल दी जाती है तो और भी विटनेस एक्सपोज हो सकते हैं या हॉस्टाइल हो सकते हैं, ये बात कोर्ट को बताया जाएगा, और इसी के बिना पर बेल को रिजेक्ट किया जाए, ऐसे एनसीबी के जो वकील एएसजी हैं वो कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो कल जो है एक और बार हियरिंग होगी, फिर जज साहब पे डिपेंड करता है अंकित, जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि इतने सारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर्स साइट किए हैं मुकुल रोहतगी, अमित देसाई ने, कि जज को उनके इंटरप्रिटेशन में, उनको देखने में, ऑर्डर लिखने में काफी टाइम जाने वाला है। तो देखना दिलचस्प होगा अंकित कि क्या परसों का टाइम देते हैं, कब तक ऑर्डर रिजर्व रखते हैं, या उसके बाद की कोई तारीख मिलती है, क्योंकि अगर फ्राइडे तक नहीं आता है ऑर्डर तो कहीं आर्यन खान की लीगल टीम की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी वेकेशन पे जा रहा है, हाई कोर्ट भी वेकेशन पे जा रहा है, ऐसे में हो सकता है आर्यन खान को दिवाली जेल में ही बितानी पड़े। यही वजह है कि जल्द से जल्द प्रोसीडिंग्स को कंक्लूड किया जाए, इसी लाइन पर सभी वकील चल रहे हैं। अगर जैसे सिद्धांत भी बता रहे हैं 2 दिन में अगर ये 28 तारीख तक उनके लिए कोई फैसला नहीं आ पाया तो समझ लीजिए 15 नवंबर तक ये पूरा मामला टल सकता है, 15 नवंबर तक उनको जेल में रहना पड़ सकता है। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पहलू पे अनुज से बात करना चाहता हूं, क्योंकि अनुज आज एक तरफ केस चल रहा था, दूसरी तरफ एनसीबी की 5 मेंबर की टीम जो मुंबई पहुंची उसने अलग से अपनी छानबीन जांच शुरू कर दी है। जो बड़े बड़े आरोप लगे थे समीर वानखेड़े के ऊपर इस पूरे केस को लेकर, एक्सटॉर्शन का जो आरोप लगा था, जो गवाहों से जो बात हुई थी, उसमें आज क्या क्या हुआ, क्या क्या जो दिल्ली से टीम आई है उसने आपको बताया, जरा दर्शकों को बताइए हमारे। जी बिल्कुल, आज जो 5 सदस्यीय टीम पहुंची है मुंबई और जिसका लीड बाकायदा ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे थे, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि जो दस्तावेज थे, इस मामले से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज थे, उन्हें कलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ
समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किया जा रहा है। इसके आधार पर जो तमाम इस पूरे मामले की कड़ियां हैं, चाहे वो प्रभाकर सेल की बात करें या बाकी जो लोग हैं, उनके भी बयान दर्ज किए जाएंगे। तो निश्चित तौर पर जांच जो है वो शुरू कर दी गई है। करीब 3 से 4 घंटे के आसपास जो है वो ये जो जांच टीम थी वो एनसीबी दफ्तर भी पहुंची थी। वहां से तमाम दस्तावेज जो हैं इस बाबत इकट्ठा किए गए हैं, कलेक्ट किए गए हैं। स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि आरोप बेहद गंभीर लगाए गए हैं। पैसों के लेन देन का आरोप लगाया गया है। साथ ही साथ जिस तरीके से कई और आरोप सामने आ रहे हैं कि समीर वानखेड़े पर कि पैसों को लेकर या तमाम चीज़ों को जांच को लेकर, इस वजह से जांच टीम का ये कहना है कि बेहद ही संवेदनशील मामला है, इसलिए हर चीजें शेयर नहीं की जा सकती। लेकिन जांच को शुरू कर दिया गया है और जल्दी इस नतीजे पर हम पहुंचेंगे कि आरोपों में सत्यता क्या है। इसी वजह से फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। तमाम जो चीजें इस पूरे मैटर से रिलेटेड है, चाहे दस्तावेज हो चाहे लोगों के स्टेटमेंट है, उनको दर्ज किया जा रहा है। तो आज समीर वानखेड़े का स्टेटमेंट भी दर्ज किया गया और आगे भी किया जाएगा। साथ ही साथ दस्तावेज जो हैं वो इस मामले से जुड़े हुए कुछ कलेक्ट किए गए हैं। जी, दोनों तरफ से बहुत अहम ये सब जानकारियां हैं। एक तरफ केस जो चल रहा है, दूसरी तरफ इस केस के ऊपर उठे हुए जो मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उन पर उठे हुए सवालों पर जिस तरीके से आज अब जांच पूरी शुरू हो चुकी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और आर्यन खान के पूरे इस केस पे हमें इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बताने के लिए। लेकिन अब चलते हैं हमारी दूसरी बड़ी खबर पर। आज बात करते हैं डेंगू की। सबसे पहले इन 3 तस्वीरों को आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तस्वीर दिल्ली की है, दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है और तीसरी मध्य प्रदेश की है। ये जो आप तीनों तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों में राज्य अलग अलग हैं, लेकिन आपको एक चीज कॉमन दिखाई पड़ेगी, किस तरीके से बेतहाशा डेंगू के केस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों के ऊपर पूरी तरीके से जो इतने सारे लोगों का जो पूरा लोग पहुंच रहे हैं, वो भी अस्पतालों के ऊपर बोझ बढ़ता जा रहा है। लोग लगातार इसके शिकार हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि संख्या किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। यहां पर कोई भी शहर, किसी भी छोटे जिले में, गांव में, कहीं पर भी आप चले जाएं, क्योंकि इलाज की जो अच्छी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ये एक ऐसी चीज है डेंगू जो हर साल हर राज्य में करीब मॉनसून के बाद दिखाई पड़ती है और इस बार क्योंकि मॉनसून लंबा रहा है तो इस वजह से ये काफी लंबे समय तक और बाद में भी, बिल्कुल समझ लीजिए अक्टूबर और नवंबर में भी डेंगू का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। अब सबसे पहले आपको इससे जुड़ी हुई एक खबर बता देता हूं कि दिल्ली के अंदर एक हफ्ते में कोरोना से जितने ज्यादा जो केस आए हैं, डेंगू के केस हैं, जो केस कोरोना के हैं, उससे ज्यादा केस डेंगू के दिल्ली में दर्ज हुए हैं। अगर 1000 से ज्यादा जो केस हैं वो एक हफ्ते के अंदर डेंगू के आए हैं, जबकि कोरोना के जो केस हैं वो 230 के आसपास हैं। दिल्ली के बारे में विस्तार से बात करूंगा, पर उससे पहले उत्तर प्रदेश का आपको हाल दिखाता हूं। यहां पर आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार बात कर रहे थे कि हर जनपद में अस्पताल बनेगा, उनको उन्हीं के राज्य में जो अस्पताल अभी बने हुए हैं उसमें मरीजों का क्या हालत है इस डेंगू के प्रकोप में, माफ कीजिएगा, वो आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। कोरोना का कहर अब थोड़ा कम हुआ है तो डेंगू ने ऐसे पैर पसार लिए हैं कि कई राज्यों में हालात हर दिन खराब होते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हर दिन डेंगू के नए मरीज मिल रहे हैं। दिल्ली में भी हालात बहुत सामान्य नहीं दिख रहा है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर प्रदेश। यहाँ सरकारी आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य भर में डेंगू कैसे लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। प्रदेश में डेंगू के अभी 14,500 मरीज हैं। लखनऊ में लगभग हर दिन 50 नए मरीज सामने आ रहे हैं। लखनऊ में डेंगू मरीजों की संख्या 650 के पार है। राज्य के बड़े शहरों में व्यवस्थाएं तो थोड़ी बहुत ठीक भी है, लेकिन छोटे छोटे जिलों में हालात बहुत खराब है। राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में आसपास के जिलों के मरीजों को भी भर्ती किया गया है।
लखनऊ के सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और सिविल अस्पताल में अभी मेल वार्ड की बात करें तो तकरीबन 15 ऐसे मरीज़ हैं जो डेंगू की चपेट में हैं और लगातार इनकी प्लेटलेट्स जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर बाकायदा मच्छरों से बचने के लिए जो मच्छरदानी है वो लगाई गई है और सभी पेशेंट्स को इसके अंदर रहने की सलाह दी गई है। यहाँ पर कुछ लोग, इनसे बात करेंगे। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, आप यहाँ पर काम करती हैं? जी। अच्छा, ये बताइए कि 15 मरीज़ हैं अभी, इससे पहले कितने थे? यहाँ पे तो 17 बेड है, 17 भी मरीज रहते हैं, 16 भी रहते हैं, 15 है, जिस पे रोज छुट्टी भी होती है, रोज आते भी हैं। अच्छा, कोई दिक्कत है? तो ये क्या अभी कुछ दिनों में ज़्यादा बढ़ा है केस या? इधर बढ़ गया है केस। 17 बेड पूरे हाउसफुल रहते हैं। अच्छा। लखनऊ के वीआईपी माने जाने वाले सिविल अस्पताल में महिला और पुरुष के लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए हैं। बावजूद इसके अस्पताल में डेंगू वार्ड लगभग फुल चल रहा है। डेंगू के केसेज जो हैं वो थोड़ा सा बढ़े हैं। जो पहले 6, 7, 8, 10 की संख्या में हमारे यहाँ आ रहे थे, भर्ती हो रहे थे, तो संख्या जो है वो अब थोड़ी सी बढ़ी है। डेली तो 2-3 करके भर्ती होते हैं, लेकिन टोटल मिला के हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं तो करीब 18 से 17-18 के आसपास डेली एवरेज रह रहा है। ओपीडी की अगर बात करें तो ओपीडी में जो केसेज हैं वो बढ़े हैं। 15 से 20% हम कह सकते हैं कि फीवर के केसेज भी बढ़े हैं और फीवर के जब उनकी जांच करी जाती है डेंगू की तो वो केसेज बढ़े हैं। अच्छा। लखनऊ के बाद अब मुरादाबाद चलते हैं। डेंगू का कहर ऐसा है कि जिला अस्पताल में एक बिस्तर पर 2 मरीजों का इलाज हो रहा है। मुरादाबाद और आसपास के इलाकों में संदिग्ध बुखार और डेंगू की वजह से दर्जनों मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी भी सैकड़ों मरीज अस्पतालों में भर्ती है, लेकिन दावा ऐसा है कि व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। कुछ समय इमरजेंसी में ज़्यादा मरीज आ जाते हैं तो एक बेड पे 2 मरीज लेटाने की नौबत कुछ समय के लिए आई है। तत्संबंध में जब मरीजों को वार्डों में भेज दिया गया तो वो स्थिति नहीं रही। इधर राज्य की सरकार ने अपनी ओर से उन जिलों को चिन्हित कर लिया है जहां से डेंगू के केस सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। अब इसे किसी भी तरह से कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही है। नहीं, देखिए, बेड्स का तो मैक्सिमम अमाउंट हमने जितना भी बेड्स हमको बढ़ाना था, ये डेंगू के कोविड के समय में हमने बहुत सारे बेड्स को बढ़ाए थे। अच्छा। देखिए, कोई भी, वो तो एक अलग विषय है कि वैश्विक महामारी के सामने तो जितने भी संसाधन आप तैयार करेंगे वो पर्याप्त नहीं हो पाते, मगर उसके बाद से जो हमारे बेड्स की संख्या बढ़ी है, फिर हमारे पास डेंगू जैसे बीमारियां आने लगी या मलेरिया आने लगा या फ्लू आने लगा या डायरिया के केसेस आने लगे, तो अचानक ये सारे केसेस जब आते हैं तो फिर बेड्स की हमारी शॉर्टेज हो जाती है। तो हम उतने स्तर पर करते हैं। दावे चाहे जो हों, दावे चाहे जैसे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए राहें अभी आसान नहीं है। कोरोना की मार से उबरने की कोशिशों के बीच डेंगू का कहर नई मुसीबत है और ये मुसीबतें तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। लखनऊ से आदर्श सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अब उत्तर प्रदेश से आपको दिल्ली और मध्य प्रदेश के हालात दिखाने के लिए अगली रिपोर्ट की तरफ ले चलते हैं। दोनों राज्यों में डेंगू को लेकर कैसे हालात हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे इस रिपोर्ट में देखिए कि दिल्ली में भी किस तरीके से इस वक्त कोरोना से ज्यादा मार लोग डेंगू से झेल रहे हैं। दिल्ली से लेकर एमपी, पंजाब, बिहार कमोबेश डेंगू के केस इन सभी राज्यों से सामने आ रहे हैं। दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखकर अब फॉगिंग करने का फैसला किया गया है। ये फैसला दिल्ली सरकार की ओर से तब लिया गया जब डेंगू को लेकर डरावने आंकड़े सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 1006 केस हैं, यूपी में लगभग 16,000, पंजाब में 13,849, राजस्थान में 4,700 डेंगू के केस हैं। इन आंकड़ों को देखकर अब दिल्ली के कई इलाकों में फॉगिंग अभियान को सामूहिक रूप से चलाने की कोशिश शुरू की गई है। दूसरी तरफ दिल्ली के अस्पतालों का हाल भी बहुत बुरा है। ये दिल्ली के जीटीबी अस्पताल की तस्वीर है, जहां ना तो वक्त से मरीजों को बेड नसीब हो रहा है और ना ही सही इलाज की व्यवस्था है। टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता ने अस्पतालों का जायजा लिया तो देखा कि डेंगू मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हो रही। जिस तरीके से कोरोना ने राजधानी दिल्ली के अंदर अपनी दहशत मचाई थी, उसी तरीके से एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के अंदर अस्पतालों में डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं। आलम यह है कि एक बेड पर 2 से 3 मरीज दिखाई पड़ रहे हैं। ग्लूकोज लगाने के लिए ग्लूकोज स्टैंड नहीं है, एक ग्लूकोज स्टैंड पर 2-2, 3-3 बोतलें लटकी हुई हैं। मरीजों के साथ साथ उनके तीमारदारों का भी ज़्यादा भीड़ है। भीड़ इतनी है कि आलम यह है अंदर की कि
कोरोना के प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, चाहे वो मास्क को लेकर के हो, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के हो। दिल्ली के बाद अब मध्य प्रदेश के ग्वालियर चलते हैं, जहां डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले ऐसे दावे थे कि ग्राउंड पर डेंगू को रोकने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन हालात अब भी ठीक नहीं। ग्वालियर में डेंगू मरीजों की संख्या 1165 के पार है। 26 अक्टूबर को 74 पॉजिटिव मरीज मिले। मरीजों में 60% स्कूली बच्चे हैं। बिगड़ते हालात को देखकर अब ग्वालियर में भी डेंगू पर काबू पाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, हो रहा है। एक एक बेड पे 3-3 मरीज है। ये भी परेशान में, यही बच्चा लेके आई अभी, और हम भी लेके आए। कुछ नहीं मिला जी। हाँ, डेंगू का जो इलाज देख रहे हैं ना सर, उनके पास नर्स नहीं है, तो उन्होंने बोला आलोक पुरोहित के पास चले जाओ, तो बोल रहे हमारे कोई अस्पताल में नर्स है ही नहीं अभी। दिल्ली हो या यूपी या एमपी हो या फिर राजस्थान, हर जगह डेंगू के डंक से लोग परेशान हैं। प्रशासन की ओर से सब ठीक होने या कर देने का दावा तो है, लेकिन सवाल यही, जिन लोगों को कोरोना से अभी तक सही से राहत नहीं मिली है, वो डेंगू को कैसे हराएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने देखा कि किस तरीके से दिल्ली और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोग डेंगू के प्रकोप से बिल्कुल इस समय त्रस्त हैं। पर अब आपको हम सुनवाते हैं एक्सपर्ट्स की बात, डॉक्टर साहब की बात सुनवाते हैं, जो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को डेंगू से बचा सकते हैं। सिंपल वायरल फीवर को डेंगू से कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सिंपल वायरल फीवर होता है उसमें गले में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, सिर में दर्द भी हो सकता है, बदन में दर्द भी हो सकता है, और 2-3 दिन में सर्दी जुकाम होता है, और वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। पर यदि आपका प्लेटलेट कम है और आपके बहुत तेज सिर में दर्द है, 102, 103 बुखार है, और शरीर में लाल लाल रंग के धब्बे या निशान या स्पॉट्स आ जाते हैं, तो प्लेटलेट तुरंत कराना चाहिए, डॉक्टर का सलाह लेना चाहिए। और यदि प्लेटलेट कम है तो निश्चित रूप से डॉक्टर का परामर्श या कंसल्टेशन करना आवश्यक है। इसमें 2 बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं कि जब भी प्लेटलेट कम होती हैं तो पेन किलर ना लें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, डॉक्टर की सलाह लें। और यदि सिंपल बुखार है, सिंपल वायरल फीवर है, तो घर पे ठीक हो जाता है। इवन डेंगू फीवर है, सिंपल प्लेटलेट्स की संख्या यदि 50,000 से ज़्यादा है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे आप तरल पदार्थ लीजिए, लिक्विड लीजिए, और प्लेटलेट को मॉनिटर करते रहिए। यदि प्लेटलेट की संख्या डाउन होती है, फॉल होती है या कम होती है, तो अब तभी आप अस्पताल में जाइए। तो डेंगू से बचने का तरीका, कैसे आपको उसका ध्यान रखना है, ये आपने सुना। अब आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो सीधे झारखंड से हमारे पास आ रही है। झारखंड एक अपने आप को एक गरीब राज्य की श्रेणी में पाता है। कई सारी वहाँ पर कमियां हैं, कई सारी जनता के काम हैं जो फंड्स के अभाव में, पैसे के अभाव में नहीं हो पाते। एक तरफ जनता इन्हीं बातों को लेकर परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे जनता में अब आक्रोश भी हो गया है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, क्या है वो फैसला और इस फैसले पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के मंत्री बंगले में रहेंगे और जनता गुर्बत में। झारखंड कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो फैसला लिया गया है, उससे मैसेज तो यही सामने आता है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में 11 मंत्रियों के लिए बंगला बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे पास कर दिया गया। झारखंड में 11 मंत्रियों का बंगला बनाने के लिए 70 करोड़ का फंड जारी कर दिया गया है। झारखंड की जनता तो सालों से परेशान है, हालात किसी से छिपे नहीं हैं। जनता की बात तो जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मंत्रियों के बंगले की सैर करवा देते हैं। एक बार आपको यह भी बता दें कि मंत्रियों के बंगले में कौन कौन सी सुविधाएं होंगी। सबसे पहले आपको ग्राउंड फ्लोर का मास्टर प्लान दिखाते हैं। ग्राउंड फ्लोर पर एंट्रेंस गैलरी, ड्राइंग रूम, लॉबी, गेस्ट रूम विद टॉयलेट, मास्टर बेडरूम स्वीट, डाइनिंग एरिया, यूटिलिटी एरिया, किचन विद ग्रोसरी, फैमिली लाउंज, मंत्री का रेसिडेंशियल चेंबर,
मंत्री जी के लिए इनर ऑफिस और केयर टेकर का कमरा होगा। फर्स्ट फ्लोर पर फैमिली लाउंज, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रंस बेडरूम, पैंट्री, मल्टीपर्पज स्टोर, पूजा रूम, ओपन टेरेस और बालकनी होगी। 11 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में स्मार्ट सिटी के स्किल डेवलपमेंट पार्क में मंत्रियों के बंगले बनाने का निर्देश दिया गया था। बंगला तो मिल गया, लेकिन लगता है झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता को बंगले की खुशी नहीं है। हम लोग जो हैं हम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बंगला फंगला हम लोग, आपको दिखता है कि बंगला में रहने वाले लोग हैं। हम लोग जो हैं गरीब गुरबत लोगों की हिमायत करने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय में विश्वास करने वाले लोग हैं। और चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं चढ़ूं देवों के भागे पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, देना तुम उस पर फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ानी जिस पर जाए वीर अनेक। तो हम लोग की ये आशा उम्मीद नहीं है कि हमको बड़ा बंगला मिले, गाड़ी मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले। हम तो माँ भारती के वो संतान हैं कि जो माँ भारती की सेवा के लिए रात 12 बजे भी हम कोविड-19 के आईसीयू में घुसने का काम करते हैं। मंत्री जी ज्ञान तो देकर चले गए, लेकिन अगर जनता की सेवा करने का इतना ही दृढ़ निश्चय है तो हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, पहले वो देखिए। उन लोगों का घर बना है जिन्हें घर की जरूरत है। जिस जगह पर मंत्रियों का बंगला बनना है स्मार्ट सिटी कैंपस में, उस जगह से महज 1 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम रांची के धुरवा इलाके में हैं, जहां सड़क किनारे झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग हैं। आप ये देख के समझिए कि जहां से मुख्यमंत्री और मंत्री जिन सड़कों से पार होते हैं, उसी सड़क के किनारे सैकड़ों लोग झोपड़पट्टी में बरसों से रह रहे हैं और इनको अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है। बन्ना गुप्ता जी, इस तस्वीर को जरूर देखिएगा, इन लोगों को जरूर सुनिएगा। अब मुख्यमंत्री महोदय के पास जाइए, उन्हें भी ये दिखाइए और बताइए कि हमें बंगला नहीं चाहिए, पहले इन लोगों को आशियाना दे दो। अब सोरेन सरकार ने बंगला बनाने का ऑर्डर दिया है तो बीजेपी चुप कैसे रह जाती, तुरंत हमलावर हो गई। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, इन्हें मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने पर विचार करना था, इन्हें गरीब कल्याण योजना पर ज्यादा खर्च करने पर विचार करना था, किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने पर विचार करना था। लेकिन इस सरकार की जो प्रायोरिटी लिस्ट है उसमें ये सारी चीजें नहीं है। राज्य सरकार पर बीजेपी प्रवक्ता का यह सवाल तो वाजिब है, लेकिन झारखंड में आज जो हालात है उसके जिम्मेदार आप भी हैं जनाब। पिछली सरकार आप ही की थी, आपको 5 साल तक मौका दिया गया था, लेकिन आपने भी कुछ खास नहीं किया है। कुछ आंकड़े देखिए। जुलाई 2021 में खनन फंड की राशि खर्च नहीं होने से सरकार का विकास प्रभावित हो रहा है। डीएमएफ फंड से मात्र खर्च हुए 3000 करोड़ रुपए। फरवरी 2021 में पाकुर फॉरेस्ट वर्कर्स का 9 महीने का वेतन पेंडिंग है। राज्य सरकार पर कुल वित्तीय खर्च 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है। झारखंड में हर शख्स पर 23,000 रुपए का खर्च है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में झारखंड 27वें नंबर पर है। हमने कहा ना कि डिटेल में पैसे कहां से आएंगे, कैसे लगेंगे, ये आपको बता पाएंगे कैबिनेट सेक्रेटरी, उनसे पूछिए। हम तो अभी भी कह रहे हैं कि पैसे नहीं है, वो क्या कह रहे हैं कि पैसे हैं और नहीं कर पाए। और जैसे आज मंत्री के लिए आभार देने के बाद आने वाले समय में हमारे जो 81 विधायक हैं उनके लिए बनेंगे और हम चाहते हैं कि पारिवारिक सबका संपर्क होगा, एक जगह रहेगा तो पारिवारिक संपर्क होगा। हमारी सरकार गरीब के वोट से हमारी सरकार का गठन हुआ है, तो निश्चित तौर पर हमारी जो फर्स्ट प्राथमिकता है गरीब का घर तो बन रहा है। 3 कमरे वाला 3 तो बनेगा, तो वेट कीजिए, वेट एंड वॉच। अभी कहाँ हुआ है समय। झारखंड के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि पैसे नहीं, ग्रामीण विकास मंत्री कह रहे हैं कि पहले मंत्रियों का घर बनेगा, उसके बाद विधायकों का भी। इतना ही नहीं, मंत्रियों के बीच पारिवारिक रिश्ते की बात की जा रही है और सहयोगी कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि विकास का काम हो रहा है, वेट एंड वॉच की बात कर रहे हैं। अब बात माने तो किसकी माने, क्योंकि साफ तौर पर इन तीनों के बयान में फर्क नजर आ रहा है। अब जहां तक विकास की बात है तो टाइम्स नाउ नवभारत ने उसका भी रियलिटी चेक कर लिया। रांची के काटा टोली चौक पर अब ये मौजूद हैं और इस चौक पर एक पुल बनना था, लेकिन पुल अब तक नहीं बन पाया है। झारखंड के 11 मंत्रियों के लिए बंगला बनाया जा रहा है, लेकिन खास बात है कि जो विकास योजनाएं जो अटके हुए हैं, ठप पड़े हुए हैं फंड के चक्कर में, उस योजनाओं पर सरकार का ध्यान नहीं है।
झारखंड सरकार को ये सब दिख नहीं रहा है। शायद अगर दिख रहा होता तो सरकार को प्राथमिकता जरूर समझ में आती। वैसे राज्य में एक और बड़ी दिक्कत बेरोजगारी की है। पढ़े लिखे युवा खाली हाथ घूम रहे हैं, चंद पैसे कमाने के लिए मौके का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पैसे कहां जा रहे हैं? मंत्री जी के बंगले में। अब झारखंड सरकार खुद तय कर ले कि राज्य में रोजगार देना ज्यादा जरूरी है या फिर मंत्रियों को बंगला। किसानों की समस्या का समाधान करने की या फिर मंत्रियों की? प्राथमिकता मंत्रियों के बंगले की है या फिर गरीबों के आशियाने की? सोहन कुमार, रांची, टाइम्स नाउ, नवभारत। अब कुछ लोग कहेंगे 70 करोड़ ही खर्च कर रहे हैं, यहाँ तो सेंट्रल लिस्ट में 20,000 करोड़ खर्च हो रहा है, जो बीजेपी वहां पर सवाल उठा रही है। लेकिन कुल मिलाकर हमने ये खबर इसीलिए दिखाई और वो खबर पे भी हम इसीलिए ध्यान रखते हैं कि देखिए, प्राथमिकता सरकार को तय करनी है। हाँ, ये बात सही है कि सरकार के खर्च में अलग अलग बजट में पैसे अलग अलग रखे जाते हैं, लेकिन जिस राज्य में लोग इतनी मुश्किलों से जूझ रहे हों, क्या सरकार कुछ और दिन तक इस तरीके के खर्चे को टाल नहीं सकती थी? ये एक बड़ा सवाल हमेशा हम उठाते रहेंगे। इस हैकिंग मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम और एक कड़ा फैसला सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें कही और सरकार को सीधे सीधे इस बात से आगाह किया कि हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार उस पर पर्दा नहीं डाल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो निजता, प्रिवेसी जो है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है लोगों का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं, उनकी अध्यक्षता में काम करेगी। इस मामले का जैसे ही जब फैसला आया तो उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मोहर लगाई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह पेगासस जासूसी मामले की जांच करने जा रहे हैं। यह एक बड़ा कदम है और इससे सच्चाई सामने आएगी। पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा, कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है, तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की भी व्यू हम सुनना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है? सरकार ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, इसका यही मतलब है। नहीं तो बिल्कुल क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ, हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसलिए किया। तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण यह है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बड़े हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। संबित पात्रा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर एक बार फिर राजनीतिक हमला बोला। राहुल गांधी जी ने पुनः उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जो वो हमेशा करते हैं। राहुल जी, आप इस विषय को लेकर कोर्ट नहीं गए थे, ना ही कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट गई थी। कोर्ट में इस विषय पर लंबी चर्चा, लंबी बहस होने के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और पेगासस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार के एफिडेविट के साथ में बैठा हूं, आप देख सकते हैं सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि हम निवेदन करते हैं कोर्ट से कि जो फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमिटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाए। और आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई है
जो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा था, जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था, वही हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पे कांग्रेस का वार रहा और बीजेपी का पलटवार। मैं अपने सहयोगी अमित कुमार के पास आपको लिए चलता हूं सीधे और अमित से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमित, ये एक राजनीतिक मामला तो बड़ा बना ही हुआ था, काफी दिन तक इस पे पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पे कई बातें कही, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उस पर पर्दा नहीं डाल सकती और निजता का जो लोगों का अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से सरकार के लिए झटका जरूर है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें दोनों बातें हैं। अगर आप देखिए, एक लिहाज से तो सरकार पर इस तरह के सवाल खड़े करके वो सरकार से जरूर पूछना चाह रही है कि आप ये जो सिक्योरिटी वाली बात है, निश्चित तौर पर हर बात को आप नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ देंगे और फिर ये कहेंगे कि इस बात को हम सामने रख नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ये एक तरह से उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप दूसरे पक्ष देखें तो एक तरह से सरकार ने दोनों बातें कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बात की कि जो निजता की बात है, एक अधिकार की बात है। देखिए, अगर आप संसद में बयान को सुनेंगे, जब IT मिनिस्टर ने ये कहा था कि यहाँ पर किसी की जासूसी नहीं हुई, हाँ, लेकिन कुछ उन्होंने 50,000, कम से कम 50,000 डेटा के बारे में लीक होने की बात को स्वीकार की थी। इस तरह कुछ गड़बड़ियां लीक हुई है, लेकिन जासूसी नहीं है। तो निजता के सवाल पर कहीं ना कहीं सरकार गिरती नजर जरूर आ रही है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि ये भी सही है कि सरकार के कहने पर सरकार ने खुद एफिडेविट देकर ये कहा था कि जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन एक राजनीतिक विषय है और इस पर मुझे लगता है कि कांग्रेस लगातार घेरेगी और इस पूरे मसले पर सरकार भी जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके सामने सरकार को भी कई तरह के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो उम्मीद यही है कि कम से कम इस पर जो गंभीर आरोप लगे थे उसके ऊपर ये कमेटी जो भी रोशनी डालेगी, उससे देश के लोगों को ये बात सच्चाई से पता चल जाएगी कि क्या पेगासस का इस्तेमाल इस देश में किसी के कहने पर हुआ था या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए। जाने से पहले आपको जम्मू कश्मीर में जो स्पिरिट ऑफ जम्मू कश्मीर कार्यक्रम चल रहा है उसके बारे में बता देते हैं। उसके कुछ तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए, वो कोशिश